हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था और साइंस की क्लासेस जो हमारी पिछली हुई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए करें कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है। ठीक है, आज जो लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण क्लास है, मोस्ट पॉइंट कह सकते हैं हम साइंस का, जो बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है, लोलक पेंडुलम। ठीक है, लोलक या पेंडुलम क्या होता है? एक किसी धागे के सहारे बंधी हुई कोई वस्तु या पिंड जो एक सरल आवर्त गति करता है। ठीक है, सरल आवर्त गति करता है, एक आवर्त के रूप में से गति करता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें, जैसे पेंडुलम हमने देखा ऐसे मूवमेंट जो करता है। ठीक है, इस तरीके से तो जो पेंडुलम मूवमेंट करता है वो एक सरल आवर्त गति होती है। लोलक या पेंडुलम दोनों कह सकते हैं हम इनको। जैसे यहाँ से कोई मूवमेंट यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ आया, वापस से यहाँ आया और फिर से यहाँ आया। जब एक आवर्त कंप्लीट होता है, ठीक है, जब एक बार वो जो पिंड होता है, कोई वस्तु होती है, वो पुनः अपनी पोजिशन पाती है, तो इस पूरे टाइमिंग को, इस पूरे प्रोसेस को हम एक आवर्त कहते हैं और उसके समय को आवर्त काल कहते हैं। देखिए कैसे डिनोट किया जाता है इसे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये इसे डिनोट करने का एक फॉर्मूला है। ये T क्या है? इस पेंडुलम का या लोलक का आवर्तकाल है। T क्या है? आवर्तकाल। ठीक है, L क्या है? इसकी लंबाई। ठीक है, जो आपको लेंथ दिख रही है वो क्या है? L है। और G क्या है? ग्रेविटेशनल, ठीक है, फोर्स से लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा G है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये आपको ध्यान रखना है। ये आवर्तकाल का एक फॉर्मूला है जो लोलक या पेंडुलम को दर्शाता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो बेसिक तो आवर्तकाल कैसे निकाला जा सकता है, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। आवर्त क्या है? देखिए, जो यहाँ से ये गति कर रहा है, जो दोलन हो रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया और वापस से पुनः बीच में सेंटर पॉइंट पे आया और फिर कहाँ आ गया? उसकी वास्तविक पोजीशन पे आ गया। तो जब एक वस्तु या पिंड अपनी पोजीशन से यहाँ गई, फिर यहाँ आई और पुनः बीच में आई और यहाँ पर आ गई, तो अपनी पोजीशन को पुनः प्राप्त करने की पूरा जो एक दोलन होता है उसे हम आवर्त कहते हैं। और उससे लगने वाला जो समय होता है वो क्या है? हमारा आवर्तकाल। और बाकी सारी चीजें आवर्तकाल से ही डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया। अब देखिए भाई, इसका फर्क क्या पड़ता है। देखिए, लोलक या पेंडुलम आपने पहले पुराने समय में या अभी भी आपने अगर देखी हो, तो लोलक या पेंडुलम युक्त एक घड़ी होती है जिसमें ऐसे पेंडुलम नीचे मूवमेंट करता है। वो पेंडुलम के आधार पर ही वो घड़ी चलती है। ठीक है, तो उन घड़ियों पर इस पेंडुलम की पोजीशन या इस पेंडुलम पर अलग अलग समय और स्थिति के आधार पर इसके आवर्तकाल में बदलाव होने लगता है। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि जो एल है, लंबाई है इसकी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी के, मतलब आवर्तकाल के। तो टी के आवर्तकाल के समानुपाती है कौन? एल। तो अगर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? एल की। और एल की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू भी बखूबी बढ़ेगी। देखिए कैसे। अगर ये लंबाई बढ़ा दी जाए इसकी, किसकी? लोलक की या पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, और आवर्तकाल बढ़ने पर क्या होगा? ये यहां से यहां तक जाने में जो लगने वाला समय था वो अधिक लगने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं घड़ी का सुस्त हो जाना। क्या कहते हैं? घड़ी का सुस्त हो जाना। क्योंकि जो समय, मान लो पहले यहां से यहां तक जाकर और आने में लगने वाला समय 1 सेकेंड था, तो अब हो सकता है 1.5 सेकेंड हो जाए, 1.5 सेकेंड हो जाए। तो अब ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम कि घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गई। ठीक है, धीरे चल रही है, सुस्त हो गई। ठीक है, पर यदि ये जो एल की लंबाई है इसको कम कर दिया जाए थोड़ा, तो इसके लगने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब आवर्तकाल कम होता है तो घड़ी क्या होगी? तेज हो जाएगी। उसे बोलेंगे हम तीव्र हो जाना। क्या बोलेंगे? घड़ी का तीव्र या तेज हो जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कंडीशन? तो इसका मतलब क्या है? आवर्तकाल के बढ़ने पर घड़ी धीरे हो जाती है और आवर्तकाल के कम होने पर घड़ी तेज हो जाती है। ठीक है, ये उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कैसे होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, इससे फर्क पड़ता है गर्मी और शीत ऋतु का। शीत ऋतु और एक होती है ग्रीष्म ऋतु हमारे पास गर्मियों में। ठीक है, देखिए
ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जैसे कि कोई पेंडुलम वाली घड़ी है तो उसकी जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा विस्तार होता है, क्योंकि कोई भी धातु होती है वो गर्मियों में विस्तारित होकर फैलती है, तो थोड़ी सी लंबाई इसकी बढ़ेगी। किसकी? घड़ी की। घड़ी के पेंडुलम की लंबाई जैसे ही गर्मियों में थोड़ी सी बढ़ी, पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आवर्तकाल जैसे ही बढ़ा हमारी घड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि उसे लगने वाला समय क्या होगा, ज्यादा लगने लग जाएगा, तो घड़ी सुस्त या धीमी हो जाएगी। कब होगी घड़ी सुस्त या धीमी? गर्मियों में। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में घड़ी क्या हो गई हमारी, ठीक है, सुस्त हो गई। उसी तरीके से शीत ऋतु में वह जो फैली हुई पेंडुलम की लंबाई थी वापस से संकुचित होकर कम हो जाती है, और लंबाई कम होने पर उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, और आवर्तकाल कम होना मतलब घड़ी तीव्र चलेगी। तो ये किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि पेंडुलम से बनी हुई घड़ी सुस्त कब हो जाती है, तो ये होती है सुस्त ग्रीष्म ऋतु में, और तीव्र कब हो जाती है, तो शीत ऋतु में। दोनों के कारण मैंने आपको बखूबी समझा दिए। अब इस घड़ी को अलग अलग जगह ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम प्लेस चेंज करेंगे, ऋतुओं का असर तो हमने यहाँ देख लिया, जब हम प्लेस चेंज करेंगे तो प्लेस चेंज करने पर किसका मान कम या ज्यादा होगा? जी का मान। जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा होना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कम ज्यादा होना ये कहां पर होता है? भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी भूमध्य रेखा और ध्रुवों की। देखिए इसको समझ लीजिए। एक तो स्थिति होगी भूमध्य रेखा पर ले जाने पर, और एक ध्रुवों पर ले जाने पर। तो जिन बच्चों को पता है बखूबी वो जानते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। तो जी का मान कम हुआ, देखिए जी का मान कम हुआ, और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का मान। तो जी का मान कम होने पर टी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। टी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब आवर्तकाल क्या हो गया? बढ़ गया। और जब आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी को घूमने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब घड़ी क्या हो जाएगी भाई? सुस्त हो जाएगी, मतलब धीरे चलेगी। कहां पर? कहां पर? भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, हम ये जानते हैं। तो ध्रुवों पर गए हम, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक है, तो जी के मान में क्या हुआ? वृद्धि हुई। ध्रुवों पर ले जाने पर इस घड़ी को, तो जी के मान में वृद्धि हुई, तो टी के मान में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जी नीचे है तो टी के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जी का मान बढ़ने पर टी के मान में कमी हो गई, मतलब आवर्तकाल क्या हो गया? कम हो गया। तो आवर्तकाल कम हुआ तो मतलब क्या? जल्दी जल्दी घूमेगी घड़ी, तो घड़ी क्या हो जाएगी? ध्रुवों पर तीव्र हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया? छोटा सा पॉइंट है पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि झूले उसको इधर से उधर ले जाने पर क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो ध्रुवों पर जो आवर्तकाल का मान होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, जिसकी वजह से घड़ी तेज हो जाएगी, और भूमध्य रेखा पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। दो कंडीशन तो ये भी हमें समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन, जब हम इस लोलक या पेंडुलम से बनी हुई घड़ी को हम ऊपर पहाड़ पर ले जाते हैं, कहीं ऊपरी स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो जो जी का मान है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, आपको पता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में या जी के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो ऊपर जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जी का मान कम हुआ तो टी का मान क्या हुआ? बढ़ा, और आवर्तकाल बढ़ा तो घड़ी क्या हो गई? यहां से जहां जाने और आने में ज्यादा समय लगेगा, तो घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गई। ठीक है, तो भाई ये भी समझ में आ गया हमें। तो पहाड़ों पर ले जाने पर घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल चल रही थी वैसी नॉर्मल नहीं चलेगी, क्योंकि जी के मान में कमी होती है और उसका आवर्तकाल वहां पर बढ़ जाता है। आई होप आपको ये सारी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो समझ में आई होगी। अब देखिए हम समझते हैं झूले के द्वारा इन कंडीशनों को कैसे समझा जा सकता है, या ये जो लोलक के 3 पोजीशन है इनकी कंडीशन वहां पर कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लेने वाला हूं उसको। यहां पर आपको एक झूले की कंडीशन दिख रही होगी। ठीक है, ये उसका चरम बिंदु है और ये उसका मध्यमान स्थिति है। जब हम झूला झूलते हैं तो झूला सेम टू सेम पेंडुलम की तरह ही कार्य करता है। लोलक, पेंडुलम और झूले से आने वाले क्वेश्चन एक ही होंगे। ठीक है, तो झूला जब चलता है तो उसकी कंडीशन एक पीछे यहां पर है,
जिसे हम चरम बिंदु कहते हैं, फिर बीच में आता है, इसे हम मध्यमान स्थिति कहते हैं, और फिर रिटर्न इधर साइड में जाता है, उसे भी हम चरम बिंदु ही कहेंगे। तो दोनों चरम बिंदुओं की स्थिति या अंत बिंदुओं की स्थिति झूले में समान रहेगी, जो यहाँ की कंडीशन है, ठीक है। और मध्यमान स्थिति में जो बीच में झूला रहेगा उसकी ये कंडीशन रहेगी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम चरम बिंदु की, देखो यहाँ पर झूले की पोजीशन आपको दिख रही है, जब झूला बिल्कुल साइड में हो, ठीक है, तो त्वरण क्या होगा। तो देखिए झूले की अगर कंडीशन साइड में है, बिल्कुल एंड में है, इस जगह, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण इस जगह अधिकतम होगा, क्योंकि झूला यहाँ से यहाँ जाने के बाद में अब थोड़ा सा रुकेगा और तुरंत ही कहाँ बढ़ेगा, इस ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब रुका तो उसका वेग उस समय क्या हो चुका है, रुका तो उसका वेग तो हो चुका उस समय शून्य। देखिए यहाँ चरम बिंदु पर वेग क्या है, शून्य, क्योंकि जैसे ही पीछे गया बिल्कुल माइनर सेकंड के लिए वो रुकता है, जो हमें दिखता नहीं है, पर माइनर सेकंड के लिए वो रुकता है और फिर रिटर्न आता है, तो उसका वेग हो गया शून्य। पर क्योंकि शून्य वेग से अब स्पीड पकड़ेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, वहीं पर अधिकतम। तो चरम बिंदु पर जैसे ही वेग शून्य हुआ, चरम बिंदु पर त्वरण क्या हो गया, अधिकतम। ध्यान आया, ठीक है। अब बल देखिए, तो बल यहाँ पर अधिकतम होता है, क्योंकि अब यहीं से फोर्स स्टार्ट होगा उस पर, ठीक है। फोर्स लगना कहां से स्टार्ट होगा, चरम बिंदु से होगा, तभी तो झूला इधर आएगा। तो बल यहाँ पर क्या होगा हमारा भाई, अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल एंड हो चुकी है। जैसे गति यहाँ से गई थी, ये झूला यहाँ से गया था, तब तो उसमें गतिज ऊर्जा थी, पर यहाँ पर जाते ही झूले में गतिज ऊर्जा एंड हो गई, क्योंकि एंड नहीं होती तो झूला और आगे जाता। तो झूले की गतिज ऊर्जा यहाँ पर चरम बिंदु पर क्या हो चुकी, शून्य। देखिए यहाँ पर शून्य हो चुकी। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण है, तो इस कंडीशन पर तो स्थिति के कारण ही तो ऊर्जा है, तभी तो वो नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाली एनर्जी है उसमें। तो स्थितिज ऊर्जा उसमें उस जगह कहाँ है, चरम बिंदु पर अधिकतम है, ठीक है। और वेग का मैंने पहले ही बता दिया, शून्य है। अब देखिए मध्यमान स्थिति के बिंदु, मध्यमान स्थिति के जो पॉइंट्स बनेंगे वो जस्ट इनके अपोजिट बनेंगे। जैसे त्वरण बीच में, यहां पर इस कंडीशन में, यहां पर झूला बीच में दिख रहा है आपको, तो यहां पर बीच की कंडीशन जो ये बनेगी, यहां पर त्वरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, मतलब त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो स्पीड रहेगी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, यहां पर उसे रुकने की कोई कंडीशन नहीं है, तो त्वरण में बदलाव ही नहीं हो रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, बीच में शून्य हो जाएगा। बल कोई लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा, क्योंकि बल तो यहां से लग रहा था, अब यहां पर कोई बल की जरूरत नहीं है, ये ग्रेविटेशनल के कारण इस दिशा में, सॉरी उसकी गतिज ऊर्जा के कारण इस दिशा में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पर कोई बल अप्लाई नहीं होगा। गतिज ऊर्जा भाई बिल्कुल होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी तभी तो वो आगे जाएगा, तो इस जगह गतिज ऊर्जा उसमें अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा, अब कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ साइड में था तो था, अब यहाँ पर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो शून्य हो गई। और वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम, क्योंकि जिस स्पीड से आ रहा है अब उसने वेग धारण कर लिया। लास्ट पॉइंट पर वेग शून्य था, यहाँ पर अधिकतम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कंडीशन को ध्यान रख लीजिए, दूसरी कंडीशन उसकी बिल्कुल अपोजिट है, आराम से आपको ध्यान रह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैंने समझाया एक बार उन्हें वापस से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी एक कंडीशन को पकड़िए, जैसे आपने मान लो चरम बिंदु को, अंत बिंदु को पकड़ा है, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि अंत बिंदु पर जाते ही उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, अधिकतम, क्योंकि जस्ट बदलने वाला है। वहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और गतिज ऊर्जा क्योंकि एंड हो चुका तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। और बल क्योंकि अधिकतम होगा, क्योंकि वहां से झूला नीचे की ओर आने वाला है। तो आपको 5 चीजें ऐसी या ध्यान है, तो मध्यमान स्थिति की जस्ट क्या कर दो, अपोजिट कर दो, ठीक है, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो शायद आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगी। इसलिए कम से कम कमेंट्स करके ये बताइए कि हाँ हमें समझ आ रहा है। ओके, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जय भारत, जय हिंद।